हेलो स्टूडेंट्स, यह इकनॉमिक्स की बीए सेकेंड ईयर की क्लास है जिसमें हम इकनॉमिक्स का सेकंड पेपर आर्थिक विचारों का इतिहास अध्ययन कर रहे हैं। इस पेपर के शुरू में हमने आर्थिक विचारों के इतिहास का प्रारंभिक परिचय पढ़ा। उसके बाद पहला संप्रदाय वणिकवाद, जिसके विचार बहुत असंगठित और बिखरे हुए थे, उनका अध्ययन किया। उसके पश्चात प्रकृतिवाद को लास्ट वीडियो में हमने ख़त्म किया है। आज आर्थिक विचारों के इतिहास का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एडम स्मिथ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये स्कूल कहलाता है, संप्रदाय कहलाता है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र। एडम स्मिथ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के सूत्रपात थे। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के विज्ञान का जनक और अर्थशास्त्रियों के प्रतिष्ठित संप्रदाय का संस्थापक नेता स्वीकार किया जाता है। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में प्रकाशित होने के साथ ही अर्थशास्त्र का जन्म माना जाता है। उन्होंने अपने पूर्वजों के अधूरे, बिखरे तथा असंगठित विचारों को एकत्र करके वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया। अतः स्मिथ की महानता इस बात से सिद्ध होती है कि चाहे कोई भी संप्रदाय हो, वह स्मिथ का ऋणी अवश्य है। एडम स्मिथ के जीवन काल में कोई विशेषता नहीं थी। उनके पर्यटन के इतिहास, पेशे संबंधी कार्य आदि ने ही इसे पूरा किया। स्मिथ का जन्म 5 जून 1723 को स्कॉटलैंड के किरकेल्डी नगर में हुआ था। प्रारंभ में वह ग्लासगो विश्वविद्यालय में फ्रांसिस हुचेसन से पढ़े और उनके विचारों से प्रभावित रहे। फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड में शिक्षा पाई और 1751 में वह ग्लासगो विश्वविद्यालय में तर्कशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। स्मिथ के विचारों को विकसित करने में उनकी 1764 की यूरोप की यात्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ वह वोल्टेयर से मिले तथा पेरिस में तरगो आदि से मिले। स्कॉटलैंड वापस आकर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखना प्रारंभ किया, जो 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से प्रकाशित हुई। एडम स्मिथ को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ। एडम स्मिथ के विचारों को पूर्णतया मौलिक नहीं कहा जा सकता। इन पर पहले के अनेक विचारकों का प्रभाव पड़ा था। इनको प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारण माने जा सकते हैं। पहला, स्मिथ से पूर्व के विचारकों व शिक्षकों का प्रभाव, और दूसरा तात्कालिक सामाजिक व आर्थिक वातावरण का प्रभाव। स्मिथ के पूर्ववर्ती विचारक व शिक्षक। स्मिथ के विचारों को परिपक्व, पुष्ट और प्रभावित करने में उस समय के अनेक विचारकों का हाथ रहा है। स्मिथ अपने भ्रमण काल में अनेक विद्वानों से मिले, अपने शिक्षकों के विचारों से ही प्रभावित हुए। इन सब के विचारों को ही वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करके स्मिथ को प्रसिद्धि मिली। प्रमुख विचारक जिनसे प्रभावित हुए उसमें है फ्रांसिस हचेसन। ग्लासगो विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हचेसन का स्मिथ के विचारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी किताब में हचेसन को प्रमुख रूप से उल्लेखित किया। हचेसन का विश्वास आशावादी प्रकृतिवाद में था। हचेसन की प्रमुख पुस्तक सिस्टम ऑफ मॉरल फिलॉसफी है। स्मिथ ने उनसे श्रम विभाजन, मूल्य, मुद्रा व करारोपण के सिद्धांत को लिया। स्मिथ की पुस्तक लिखने का क्रम भी हचेसन के भाषणों से प्रभावित था। दूसरे विचारक हैं डेविड ह्यूम। प्रसिद्ध दार्शनिक डेविड ह्यूम स्मिथ के मित्र थे। उन्होंने स्मिथ के विचारों को प्रभावित किया। स्मिथ ह्यूम को उस युग का सबसे बड़ा दार्शनिक व इतिहासवेत्ता मानते थे। ह्यूम की पुस्तक में मुद्रा, विदेशी व्यापार, श्रम, ब्याज की दर की समस्याओं का हल अपनी बुद्धि से सरल रूप से प्रकट किया था। स्मिथ पर ह्यूम के उदारवाद का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और वह ह्यूम से अधिक उदारवादी थे। इस संबंध में हैने ने लिखा है कि यदि ह्यूम ने अपने विचारों को छोटे निबंध में लिखने की बजाय एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया होता, तो वेल्थ ऑफ नेशन जैसी पुस्तक बहुत पहले ही प्रकाशित हो चुकी होती और स्मिथ को वह महत्व प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट विचारक हैं बर्नार्ड दी मैंडिविली। स्मिथ को प्रभावित करने वाले
यह विद्वान एक दार्शनिक कवि थे। उनका विचार था कि व्यक्तिगत क्रियाएं स्वहित से प्रेरित होती हैं और इससे समाज को लाभ होता है। इसमें श्रम विभाजन के लाभों की झलक मिलती है, परंतु इन्होंने स्वाद व इच्छाओं को दुष्प्रवृत्तियां माना। स्मिथ ने इसकी आलोचना की, परंतु बाद में स्मिथ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि व्यक्तिगत स्वार्थ अंत में समाज को लाभदायक व उन्नतिशील बनाने में सहायक होता है। अंग्रेज वणिकवादी विचारक। स्मिथ बाद के वणिकवादी विचारकों से भी प्रभावित थे, जो जटिल व्यापार नियमन के खिलाफ बोलने लगे थे। इसमें प्रमुख पैटी, टकर और चाइल्ड आदि थे। वणिकवादियों की इस परिवर्तित नीति से स्मिथ का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रकृतिवादी विचारक। स्मिथ से पूर्व प्रकृतिवाद अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण संप्रदाय था। उनके विचारों में ओज व मौलिकता थी। स्मिथ प्रकृतिवादियों में कहने व तर्कों के विचारों से प्रभावित हुए। स्मिथ की भी कृषि में आस्था थी और उन्होंने इससे प्रभावित होकर वितरण का सिद्धांत दिया। वे प्रकृतिवादियों को सत्य के सबसे निकट मानते थे। स्मिथ को प्रभावित करने का दूसरा कारण है सामाजिक व आर्थिक वातावरण। 18वीं शताब्दी के समय इंग्लैंड की सामाजिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी और जनता की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। उस समय यूरोप में सभी क्रांतियों का लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इन सब का प्रभाव स्मिथ के विचारों पर पड़ा। पहला कारण है आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक वातावरण में उस समय वणिकवाद का पतन हो चुका था। इस कारण व्यापार का भी विस्तार हो रहा था, परंतु उस समय नए नए आविष्कार होने से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत थी और आर्थिक विकास के लिए श्रम की गतिशीलता और व्यक्तिगत साहस की स्वतंत्रता की आवश्यकता थी। उस समय पूंजी संचय प्रारंभ होने से व्यापारिक कंपनियां बनने लगी थी, इससे कारण छोटे स्तर की कृषि समाप्त हो रही थी। यद्यपि उस समय तक औद्योगिक क्रांति का पूर्ण विकास नहीं हुआ था, पर स्मिथ ने समाज की परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखते हुए अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। राजनीतिक कारण। राजनीतिक क्षेत्र में उस समय राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग प्रमुख थी। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्रता, समता व भ्रातृत्व का भाव था। वेल्थ ऑफ नेशन के प्रकाशित होने से पूर्व अमेरिका के घोषणा पत्र से स्मिथ प्रभावित थे। उस समय हॉब्स, लॉक, रूसो और वोल्टेयर के विचार प्रमुख थे। एडम स्मिथ का प्रकृतिवाद तथा आशावाद। एडम स्मिथ की आर्थिक विचारधारा के दो प्रमुख मौलिक विचार प्रकृतिवाद व आशावाद हैं। स्मिथ के सभी विचारों में इन दो मौलिक विचारों की झलक देखी जा सकती है। स्मिथ का प्राकृतिकवाद। इसके अनुसार आर्थिक संस्थाओं का जन्म अपने आप होता है और उसके पीछे व्यक्तियों का निजी हित तथा स्वार्थ की प्राकृतिक भावना रहती है। इससे तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक संस्थाएं जैसे श्रम विभाजन, मुद्रा का जन्म, विकास, पूंजी संचय, विनिमय आदि बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वेच्छा अनुसार उदय हुई हैं। यही स्मिथ का प्रकृतिवाद है और इसे उनके हर सिद्धांत में देखा जा सकता है। दूसरा है आशावाद। स्मिथ का इससे जुड़ा हुआ दूसरा विचार यह था कि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई सभी संस्थाएं मानव जाति के लिए लाभकारी व हितकारी हैं। यह आशावाद के नाम से जाना जाता है। अतः 18वीं शताब्दी में किसी भी संस्था का प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होना लाभकारी होने के लिए पर्याप्त प्रमाण था तथा प्रकृतिवाद व आशावाद को पर्यायवाची माना जाता था। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्री इसे दो विभिन्न बातें मानते हैं। उनके अनुसार यह जरूरी नहीं कि जो चीज़ प्राकृतिक हो वह हितकारी भी होगी। स्मिथ के प्रकृतिवाद की आलोचना भी हुई, क्योंकि स्मिथ ने जो कल्पना की थी कि मानव केवल स्वहित से प्रेरित होता है, बल्कि अन्य भी कई प्रेरणाएं उसके साथ कार्य करती हैं, परंतु एडम स्मिथ ने कभी भी इसे आर्थिक नियम बनाने का प्रयास नहीं किया। अतः एडम स्मिथ के अनुसार व्यक्तिगत स्वार्थ एक दूसरे के से भिन्न नहीं है, बल्कि पूरक और सहायक हैं तथा हितकारी हैं। उन्होंने इसे अपने आर्थिक विचारों में सिद्ध कर दिया। एडम स्मिथ के आर्थिक विचार। श्रम का महत्व। स्मिथ ने श्रम को उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन माना था। स्मिथ के अनुसार श्रम ही राष्ट्र की संपत्ति और धन का वास्तविक स्रोत है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में लिखा कि प्रत्येक राष्ट्र का वार्षिक श्रम ही वह कोष है जिससे वह अपने वार्षिक उपभोग के लिए आवश्यकताओं और विलासिताओं को उत्पन्न करता है। इस कोष में या तो वह वस्तुएं होती हैं जो श्रम से उत्पादित करता है, या वह वस्तुएं होती हैं जिन्हें वह उन वस्तुओं के बदले विदेश से मंगा सकता है। उन्होंने सारे ही श्रम को उत्पादक माना, प्रकृतिवादियों की तरह व्यापार को अनुत्पादक नहीं माना।
स्मिथ के अनुसार केवल निकम्मे व्यक्ति ही अनुत्पादक कहे जा सकते हैं। इस संबंध में जीड एंड रिस्ट ने लिखा है, श्रम ही धन का सच्चा स्रोत है। केवल एक वर्ग कृषकों का श्रम ही नहीं वरन सभी वर्गों का श्रम उत्पादक समझना चाहिए। राष्ट्र की आय का श्रेय उस प्रत्येक व्यक्ति को है जो श्रम करता है। श्रम में उत्पादक व अनुत्पादक का भेद नहीं होना चाहिए, केवल आलसी व्यक्ति ही अनुत्पादक है। यद्यपि स्मिथ ने श्रम को धन का सच्चा स्रोत माना, परंतु उत्पादन के अन्य साधनों का महत्व को कम नहीं कर दिया। फिर भी वे श्रम के तीनों साधनों को सहयोग के आधार नहीं मानते हैं, क्योंकि वणिकवादियों प्रकृतिवादियोों से अपने विचार अलग रखना चाहते थे। श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का विचार मानव सभ्यता में बहुत प्राचीन है, परंतु एडम स्मिथ ने सर्वप्रथम इसे वैज्ञानिक और व्यापक रूप से हमारे सामने रखा। श्रम विभाजन एक विशेष प्रकार के सामाजिक सहयोग की स्वेच्छा अनुसार सिद्धि है, जिससे समाज में उत्पादन कार्य होता है। ऐसी व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सहयोग से विशेष प्रकार का कार्य करता है और सामूहिक प्रयत्नों से राष्ट्रीय आय का उत्पादन होता है। इस प्रकार मनुष्य उत्पादन करके विनिमय द्वारा अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। स्मिथ ने इस संबंध में एक पिन का उदाहरण लिया था। पिन के उद्योगों को यदि 18 कार्यों में बांटकर किया जाए तो एक आदमी 240 पिन बना सकता है, जबकि पहले वे केवल एक ही पिन बना सकता था। श्रम विभाजन के लाभ। श्रम विभाजन से उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। कोई श्रमिक एक विशेष कार्य को करते रहने से उसमें विशेष योग्यता को प्राप्त कर लेता है। उत्पादन तीव्र गति से होता है और समय की बचत होती है, और एक ही व्यक्ति के द्वारा कार्य करने से आविष्कार और सुधार किए जा सकते हैं, जिससे औद्योगिक कला में उन्नति होती है। श्रम विभाजन के दोष। उन्होंने स्वयं श्रम विभाजन के दोषों और हानियों का वर्णन किया है। स्मिथ के विचार में एक ही कार्य करते रहने से श्रमिक की मानसिक नीरसता और थकावट बढ़ जाती है और स्वाभाविक रूप से वह मूर्ख, अज्ञानी और आलसी हो जाता है, परंतु श्रमिकों की शिक्षा में वृद्धि करके इस नीरसता को दूर किया जा सकता है। दूसरा, श्रम विभाजन से श्रम की गतिशीलता में कमी आ जाती है, क्योंकि एक कुशल श्रमिक केवल उसी कार्य को कर पाता है। श्रम विभाजन की सीमाएं भी हैं। श्रम विभाजन बाजार के आकार को सीमित करता है। स्मिथ के अनुसार सीमित बाजार होने से मांग में कमी रहती है, जिससे श्रम विभाजन प्रतिबंधित होता है। इस संबंध में स्मिथ ने लिखा है, जब बाजार बहुत छोटा हो तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को एक ही रोजगार में लगाने का उत्सुक नहीं होगा, क्योंकि इस कारण उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को अन्य वस्तुओं में बदलने की सीमा संकुचित हो जाती है। दूसरा, पूंजी की मात्रा। श्रम विभाजन के विस्तार को निर्धारित करने वाली दूसरी चीज पूंजी की मात्रा है। पूंजी की मात्रा अधिक होने पर ही कार्य को अधिक भागों में बांटा जा सकता है। श्रम विभाजन की आलोचना। श्रम विभाजन का विचार स्मिथ का मौलिक विचार नहीं था। इससे पहले यह अपूर्ण और अवैज्ञानिक था। स्मिथ ने केवल वेल्थ ऑफ नेशन में इसका व्यापक वर्णन किया और हर आर्थिक क्रिया का आधार श्रम विभाजन को बताया। इसके अतिरिक्त स्मिथ ने पूरे श्रम को उत्पादक माना। इससे यह निष्कर्ष निकला कि कर का भार भी सब पर बराबर होना चाहिए, और यह आज की वित्तीय नीतियों का आधार है। स्मिथ के इस विचार में हम प्रकृतिवाद और आशावाद को पूर्ण रूप से देख सकते हैं। यह विचार प्राकृतिक है, क्योंकि इसका उदय स्वेच्छा अनुसार मानव की स्वार्थ सिद्धि के कारण हुआ है। इस विचार में पूर्णतया प्रकृतिवाद है, अतः आशावाद भी परिलक्षित होता है, क्योंकि यह व्यक्ति और समाज के हित में है। इससे सभी को लाभ होता है, इसलिए यह अस्तित्व में है। अतः हम स्मिथ के इस विचार में प्रकृतिवाद व आशावाद को देख सकते हैं।